हैं? चलिए, न्यू स्टूडेंट्स, एक तो आप आए हो और इधर से जिसका आज पहला दिन है, पहला दिन। चलिए देखिए, 2-3 सवाल हैं। 2-3 सवाल के बाद हम एक टॉपिक शुरू करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको वहाँ से समझ में आएगा, ठीक है? सिर्फ 2-3 सवाल करते हैं। अब तक हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था, उसके साथ एजियोट्रॉप भी पढ़ा। इन पर बेसिस कुछ सवाल हैं, वो हमें करने हैं। उसके बाद हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की शुरुआत करेंगे, ठीक है? बिल्कुल हल्के हल्के सवाल हैं। देखो, कह रहा है विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। सुनो बिल्कुल ध्यान से। वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालता हूं तो कौन सा डेविएशन? नेगेटिव। रटवाया था। दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड जब पानी में डूबता है तो वो नेगेटिव डेविएशन करता है, नेगेटिव। तो ये तो यार नेगेटिव करेगा, नेगेटिव। अगला, बेंजीन और मिथेनॉल। बेंजीन और मिथेनॉल, ध्यान सुन। मिथेनॉल क्या है पता है? मिथेनॉल पोलर है, मिथेनॉल पोलर है। और बेंजीन क्या है? बेंजीन नॉन पोलर। आपको कहा था, जब पोलर के अंदर ऐसा पोलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है उसके अंदर नॉन पोलर डालोगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तबाह कर देगा, अच्छी बॉन्डिंग को बेकार बॉन्डिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो अंत में बॉन्ड बेकार बना। अगर अंत में बॉन्ड बेकार बना तो कैसे डेविएशन? नेगेटिव है पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, ये पॉजिटिव डेविएशन है। आगे जा सकते हो। वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस पानी, विच डेविएशन? नेगेटिव। नेक्स्ट, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, फेमस एग्जांपल है नेगेटिव का। क्यों बताओ? जब दोनों को मिक्स करते हैं, जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं तो आपस में क्या करते हैं? जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करूंगा तो आपस में मिक्स होने के बाद ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बाद में बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना। बाद में बनने वाला बॉन्ड क्या बना? स्ट्रॉन्ग। विच डेविएशन? नेगेटिव। एक सिंपल सी बात मैं बोलता हूं, अगर बाद में बनने वाला इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बन गया, नेगेटिव डेविएशन। अगर बाद में बनने वाला वीक बन गया तो पॉजिटिव। किसके कंपैरिजन में? मिक्स करने से पहले वालों के कंपैरिजन में, ठीक है? इस पॉइंट को याद रखेंगे सब, इस पॉइंट को याद रखेंगे सब, ठीक है? सिंपल सा सवाल था, कौन से हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं? क्या होता है जब आप एग्जाम दोगे, सीयूटी का एग्जाम दोगे तो सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, और बोर्ड का एग्जाम दोगे वहां पर भी आपको 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, ठीक है? और अगर कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है तो उसको सारी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो हम सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ, पैरेलल में। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी करते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करते रहेंगे। ये देखो सवाल पढ़ो। ये कह रहा है ए बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है, एन हेप्टेन और इथेनॉल को मिला रखा है। एन हेप्टेन एन हेप्टेन और इथेनॉल को मिला रखा है। एन हेप्टेन और इथेनॉल को मिला रखा है, ठीक है? कौन सी स्टेटमेंट इनके बारे में करेक्ट है? करेक्ट सुना। द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन, द सॉल्यूशन नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। एक बात बताओ, ये दोनों मिलकर आइडियल बना रहे हैं? नहीं, आइडियल तो एक जैसे लोग बनाते हैं, आइडियल तो नहीं बना रहे। पहली बात, इन दोनों का मिक्सचर क्या है? आइडियल या नॉन आइडियल? नॉन आइडियल। अब हमें बताना है पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव। सुनो, इथेनॉल इथेनॉल के बीच में क्या हो रही है? इथेनॉल इथेनॉल के बीच में क्या हो रही है? देखो, फोन फोन, हाय हेलो, इनके बीच में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है।
एन हेप्टेन एक नॉन पोलर चीज है, नॉन पोलर को जब इसमें डालूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तबाह हो गई, नॉन पोलर को जब इसमें डालूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तबाह हो गई, बेकार सा इंटरेक्शन बन जाएगा वॉन डेर वाल। तो बताओ, पहले हो रही थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाद में बन रहा है वॉन डेर वाल। अगर बाद में बनने वाला इंटरेक्शन वीक है, विच डेविएशन, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो कौन सा आंसर? द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन, द नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। आगे भी देखते हैं, सी भी पढ़ते हैं। सी क्या है? एन हेप्टेन शोज पॉजिटिव डेविएशन व्हाइल इथेनॉल शोज पॉजिटिव डेविएशन। अरे भाई, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, ये सिंगल कंपोनेंट दिखाते हैं या मिक्सचर दिखाता है? मिक्सचर। और ये कह रहा है एन हेप्टेन पॉजिटिव दिखाएगा। अरे सिंगल कंपोनेंट तो कोई डेविएशन दिखाते ही नहीं, ये सॉल्यूशन थोड़ी ना है एन हेप्टेन। ये आपका इथेनॉल, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है। ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन ये सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो ये तो वैसे ही स्टेटमेंट गलत है, ये तो स्टेटमेंट भी गलत लगी है। एन हेप्टेन क्या? अरे कंपोनेंट कभी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन थोड़ी ना दिखाएगा, वो तो सॉल्यूशन दिखाएगा। लास्ट, द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज एन आइडियल सॉल्यूशन। नो, ये तो आइडियल, नॉन आइडियल है। ठीक है। और एक ट्रिक ये है, कभी भी कोई पोलर चीज़ हो, पोलर चीज़ जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, आप उसमें नॉन पोलर डालोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन होगा। कोई भी एक पोलर चीज़ है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आप उसमें नॉन पोलर डालोगे तो वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, तो वो पॉजिटिव डेविएशन होगा। क्लियर है? ठीक। अभी देखते रहिए आप सवालों को, नया टॉपिक शुरू करेंगे, वहाँ से आपको समझ में आएगा। और बाकी कल भी शायद कल बारिश बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, कुछ लोग बारिश के कारण नहीं आ पाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर ऑनलाइन देख लिया था। कितने लोगों ने देखा ऑनलाइन लेक्चर? चलिए ठीक है। उदित, वेरी गुड। चलिए भाई, ये देखो यार, अब तुम ही बताना। द मिक्सचर डेट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, कल की क्लास लगाई हो तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन देता है? पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव? उल्टा कर दो, मैक्सिमम का उल्टा पॉजिटिव है, नेगेटिव? नेगेटिव। मैक्सिमम का उल्टा नेगेटिव। अब नेगेटिव डेविएशन कौन है? हेप्टेन और ऑक्टेन? नहीं यार, ये तो दोनों एक जैसे लोग हैं, 7 कार्बन का, ये तो आइडियल है, आइडियल। इधर आ जाओ, इथेनॉल प्लस वाटर कैसा डेविएशन? पॉजिटिव। ये तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी कहा था, इथेनॉल और वाटर का एक्सपेरिमेंट करना, दोनों को मिक्स करना, मिक्सचर का वॉल्यूम उम्मीद से ज्यादा आएगा। वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड कैसे डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन ही क्या बनाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप या मिनिमम? मैक्सिमम। और लास्ट, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। जाना ही नहीं जब सी उत्तर आ गया, जाना ही नहीं आगे। क्यों, क्या हो गया? डी करना है? हम मल्टी करेक्ट होंगे तो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, वहां पे ना मल्टी करेक्ट में ऐसा होता है, द मिक्सचर्स। ठीक है, वहां मिक्सचर नहीं लिखा होगा। ये क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल का पता है ना, एक अनेक। तो वहां पे मल्टी करेक्ट में ना वो आपको इसके पीछे एस दिखाई देगा और यहाँ पे आर दिखाई देगा, आर, यहाँ पे एच की जगह आर। ठीक है, चलिए उतार लो, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, फटाफट। फिर फ्रेश टॉपिक उठाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्कूल शुरू हो गए सबके? कितने लोगों ने स्कूल में जाना शुरू कर दिया? अच्छा अच्छा,
बढ़े आगे, ठीक। चलिए, सामने देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ सोल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ सोल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करे, जिसे ये मतलब नहीं है कि सोल्यूट मैंने कौन सा लिया, सोल्यूट की शक्ल क्या है, सोल्यूट की शेप क्या है, सोल्यूट का साइज क्या है, जिसको सिर्फ मतलब है कि सोल्यूट का मैंने मोल्स कितना लिया है, सोल्यूट की मात्रा कितनी ली है। जैसे डेमोक्रेसी के अंदर आप देखो, अगर कोई 18 साल से ऊपर है तो हर व्यक्ति का एक वोट है, चाहे वो बहुत लंबा हो, चाहे बोना हो, चाहे वो पतला हो, चाहे बहुत मोटा हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, सबका एक वोट है। हर व्यक्ति का एक वोट है। वो उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता कि वो बहुत बड़ा दिखता है, बहुत मोटा दिखता है, बहुत पतला दिखता है, वो लड़का है, लड़की है, मेल है, फीमेल है, इस बात पे निर्भर नहीं करता। हर व्यक्ति का एक वोट। तो डेमोक्रेसी का जो वोटिंग सिस्टम है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वोटर्स पर। वो वोटर्स कैसे दिखाई देते हैं, शेप क्या है, साइज क्या है, उनका नेचर कैसे है। ऐसा तो नहीं है इधर बहुत ही खराब इंसान है, जिसका व्यक्तिगत बहुत खराब होता है, नेचर बहुत खराब होता है, उसका वोट ही नहीं है, उसका भी वोट है। खराब इंसान भी वोट डालने जाता है और अच्छा भी डालने जाता है। हर व्यक्ति का एक वोट है। ऐसी ही होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेम होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी सिर्फ मतलब है तो सोल्यूट के मोल्स पर है। सोल्यूट कैसा भी दिखाई दे, सोल्यूट के मोल्स कितने हैं। कहना क्या चाहता हूं, मैंने दो केस लिए। देखो, एक कंटेनर में मैंने लिया 2 मोल यूरिया, 2 मोल यूरिया, और एक दूसरे कंटेनर में मैंने लिया 2 मोल ग्लूकोज, 2 मोल ग्लूकोज। एक कंटेनर में मैंने लिया 2 मोल यूरिया और एक में मैंने लिया 2 मोल ग्लूकोज। एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों कंटेनर की बात करूं, तो दोनों में सोल्यूट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। सोल्यूट का नेचर अलग अलग है, यूरिया की शेप अलग, ग्लूकोज की शेप अलग, यूरिया का नेचर अलग, ग्लूकोज का नेचर अलग, लेकिन दोनों के मोल्स क्या है? सेम। इसके भी 2 मोल, इसके भी 2 मोल। अब बताओ, दोनों की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी या डिफरेंट? सेम, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ सोल्यूट के मोल्स पे डिपेंड है। अरे भाई साहब, इधर भी 2 मोल, इधर भी 2 मोल, इधर भी 2 मोल, इधर भी 2 मोल, दोनों जगह 2-2 मोल्स हैं, दोनों जगह 2-2 मोल्स हैं, तो दोनों जगह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम आएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मतलब ही नहीं है कि उसके अंदर सोल्यूट कौन सा है, सोल्यूट की शेप क्या है, साइज क्या है, नेचर क्या है, उसे बस मतलब है सोल्यूट के मोल्स पर। कितने हैं मोल्स, सिर्फ क्वांटिटी पे मतलब है। सेम डेमोक्रेसी की तरह, बिल्कुल सेम डेमोक्रेसी की तरह। जिस प्रकार डेमोक्रेसी में हर वोटर का एक वोट है, चाहे उस वोटर का शेप कुछ हो, साइज कुछ हो, नेचर कुछ हो। अब कितनी तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है? तो 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, 4 तरह की। सबसे पहली होती है रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पहली होती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड वन होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी लास्ट वन, फोर्थ वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए, एलिवेशन और डिप्रेशन का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं एलिवेट करना, ऊपर चढ़ना। अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूं एलिवेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या है?
कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है, जैसे डिप्रेशन में हमारा दिमाग गिर जाता है, वो काम नहीं करता, उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है, तो डिक्रीज होने को बोलते हैं डिप्रेशन। इंक्रीज होने को बोलते हैं एलिवेशन, डिक्रीज होने को बोलते हैं डिप्रेशन। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान से सुनना, आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में जानते हो? वेपर प्रेशर, मान लो मैंने कंटेनर में लिक्विड लिया, कंटेनर में लिक्विड लिया, लिक्विड क्या करेगा? थोड़ी देर बाद क्या बनाएगा? वेपर्स। वेपर्स थोड़ी देर बाद क्या बनाएंगे? लिक्विड। एक समय ऐसा आएगा जब लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड बनने की रफ्तार क्या हो जाएगी? सेम। उस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और उस पॉइंट पर यहां जितने भी वेपर्स होंगे, यहां जितने भी वेपर्स होंगे, उनके द्वारा जो भी प्रेशर लगाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। और अगर मुझे किसी प्योर कंपोनेंट का, अगर मुझे किसी प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बताना है तो उसके लिए मैं नोट लगाता था। जैसे मुझे ए का, प्योर ए का वेपर प्रेशर बताना है तो मैं बताता था PA नोट। ये नोट प्योर, नोट का मतलब प्योर, ठीक। तो देखो ये लिखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बिल्कुल ध्यान से समझना है कंसेप्ट। देखो मैंने क्या करा दोस्तों, मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट। देखो मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट ले लिया। अब मैंने क्या करा, आगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सर वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या है? देखो वोलाटाइल होता है जिसको वेपर्स बनाने आते हैं। जनरली हमारे लिक्विड, अगर मैं किसी भी लिक्विड को लूं, पानी को लूं, एल्कोहल को लूं, तो उनको वेपर्स बनाने आते हैं। जो वेपर्स बना सकते हैं वो हैं वोलाटाइल। ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो वेपर्स नहीं बना सकते, जैसे शुगर। शुगर को रख दो इधर, क्या शुगर अपने वेपर्स बनाएगा? नहीं बनाएगा। सोल्ट को रख दो, क्या सोल्ट अपने वेपर्स बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ऐसे सब्सटेंस जो अपने वेपर्स नहीं बनाते उन्हें क्या बोलते हैं? वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल? नॉन वोलाटाइल। तो देखो मेरे पास पहले प्योर सॉल्वेंट था, मान लो ए, मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था ए। ए हर जगह ए के मॉलिक्यूल से, हर जगह ए के मॉलिक्यूल से, हर जगह ए के मॉलिक्यूल से, हर जगह ए के मॉलिक्यूल से। प्योर ए, प्योर ए, प्योर सॉल्वेंट ए था, इसका वेपर प्रेशर होगा PA नोट। PA नोट इज द वेपर प्रेशर VP ऑफ प्योर ए, प्योर ए। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया मतलब सोल्ट के पार्टिकल्स डाल दिए या शुगर के पार्टिकल्स डाल दिए। तो होगा क्या, होगा क्या, जब मैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालूंगा, जब मैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालूंगा, पहले सरफेस पे ए था, मान लो मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया B, मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया B। जैसे ही B को डाला, अब सरफेस पे कुछ जगह दोस्तों B आ गया, सरफेस पे कुछ जगह B आ गया। मेरे पास था इधर प्योर ए, मेरे पास था इधर प्योर ए। जैसे मैंने B को मिक्स करा, अब सरफेस पे कुछ जगह, सरफेस पे कुछ जगह दोस्तों B आ गया, आ गया। अब मुझे इधर बताना है कि जो इधर अब वेपर्स बनेंगे, इधर जो वेपर्स बनेंगे वो टोटल कितने बनेंगे और वो जो वेपर प्रेशर लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, मुझे ये बताना है। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। इधर जो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उसे मैं बोल देता हूं PS। टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो PS। अब सुनो,
मान लो कुछ ए का प्रेशर इधर बना पी ए, बी का बना पी बी, तो बताओ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी ए इंटू पी बी या पी ए प्लस पी बी? पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। अब एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनना, बी क्या है? बी क्या है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल से बताओ वेपर्स बनाएगा नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। बी तो वेपर्स बनाएगा ही नहीं भाई, बी के तो वेपर्स बनेंगे ही नहीं, बी का एक भी वेपर नहीं बनेगा। तो जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे क्या उसका वेपर प्रेशर आएगा? नहीं आएगा। तो बी का वेपर प्रेशर क्या होगा? 0। तो यहां पर ये जो पीबी है, जो बी का वेपर प्रेशर है दोस्तों, वो तो 0 है। सारा का सारा फिर वेपर प्रेशर किसका है? ए का। भाई ए तो मैंने वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया था, सारा का सारा वेपर प्रेशर ए का है, सारा का सारा वेपर प्रेशर ए का है। तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो ए के प्रेशर के बराबर है। अब सुना, वो ए के प्रेशर के बराबर है क्योंकि पीबी तो 0 हो गया। एक थ्योरेटिकल सवाल, जब मैंने बी को मिलाया तो बताओ अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस आया है, और जब मेरे पास था प्योर ए उस समय था पी ए नोट, पीएस पी ए नोट से ज्यादा या कम? बताओ, जो अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस है वो पी ए नोट से ज्यादा या कम? कम। वो कम है, क्यों? पहले हर जगह कौन था? ए। अब जैसे बी को मिक्स करा, ए के कुछ जगह, ए के कुछ मॉलिक्यूल्स किसने ब्लॉक कर दिए? बी। तो अब ए वेपर्स क्या बनाएंगे? कम। ए का वेपर प्रेशर भी जाएगा कम। पीएस पी ए नोट से कम है, पीएस पी ए नोट से कम है, वेपर प्रेशर घटा है। कोई बात, मान लो दोस्तों ठीक है ये वोलाटाइल है नॉन वोलाटाइल है, दोनों को मिक्स करा, इस मिक्सचर के अंदर कुछ ए है कुछ बी है। मान लो ए का मोल फ्रैक्शन है काई ए, बी का मोल फ्रैक्शन है काई बी। एक बात बताओ, जो वोलाटाइल है ना, वोलाटाइल, आप उस पर राउट्स लॉ लगा सकते हो, जो वोलाटाइल है आप उस पर राउट्स लॉ लगा सकते हो। राउट्स लॉ क्या कहता था? किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन। अच्छा, राउट्स लॉ किस पे लगा सकते हो? ए या बी? कौन वोलाटाइल है, ए या बी? ए। अरे बी का तो प्रेशर ही 0 है, उस पे क्या राउट्स लॉ लगाओगे? चलो भाई ए पे तो राउट्स लॉ लगाओ। अब सुनो, ए पे तो राउट्स लॉ लगाओ, बिल्कुल ध्यान से। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए किसके बराबर होगा? याद करो, पी ए नॉट इंटू काई ए। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पी ए होगा वो पी ए नॉट इंटू काई ए होगा। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पी ए होगा वो पी ए नॉट इंटू काई ए होगा। ये मैंने राउट्स लॉ लगा दिया, राउट्स लॉ। ठीक है, राउट्स लॉ यही तो कहता था, द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। चलिए, लग गया। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तलाश में हूं, मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तलाश में हूं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किस पे डिपेंड करती है? बताओ, सॉल्यूट के मोल्स या सॉल्वेंट के मोल्स? सॉल्यूट के मोल्स। इधर सॉल्यूट कौन है, ए या बी? बी। इधर सॉल्यूट बी है, लेकिन इधर तो काई ए आ रहा है, इधर तो ए का मोल फ्रैक्शन आ रहा है। दोस्तों अगर मैं इधर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तलाश में हूं तो इधर काई ए नहीं आना चाहिए, पता है क्या आना चाहिए? काई बी। इधर सॉल्यूट की बात होनी चाहिए, इधर सॉल्वेंट की चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो सुनो, क्या मैं काई ए को काई बी के रूप में बदल सकता हूं? काई है मोल फ्रैक्शन, काई ए प्लस काई बी, दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1। तो काई ए, बताइए, काई ए काई बी की टर्म में कितना होता है? 1 माइनस काई बी, 1 माइनस काई बी। तो ध्यान से सुनो, काई ए को पुट कर दिया 1 माइनस काई बी, 1 माइनस काई बी, 1 माइनस काई बी। अब देखो ध्यान से सुनना, इस पी ए नोट को अंदर ले जाओ, पी ए नोट, फिर दोबारा अंदर ले जाओ, पी ए नोट इंटू काई बी, ले गए, एक बार अंदर ले गए, दोबारा अंदर ले गए। ठीक है,
काई को बिल्कुल अलग से निकालना है, काई को बिल्कुल अलग से निकालना है। ध्यान से सुनो, देखो मैं क्या करता हूं, माइनस पी ए नोट काई बी, इसको लेफ्ट में पटको, ये आएगा, और इस पी एस को उधर ले जाओ। सुन लो यार, राइट में माइनस पी ए नोट काई है, लेफ्ट में जाके क्या होगा, प्लस। अब यहां पे देखो ये प्लस पी एस है, राइट में जाके क्या होगा, माइनस माइनस माइनस। अब एक चीज समझो, काई बी पी ए नोट को नीचे पटक दो, पी ए नोट को नीचे पटक दो, राइट में नीचे पटक दो, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, ये आ गया, काई बी आ गया, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, ठीक है, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, देखो पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इक्वल टू काई बी, इक्वल टू काई बी। अब इसका मतलब समझना ये क्या रिजल्ट आया है। देखो यार, पहले तो समझो ये क्या है। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था, पी ए नॉट। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या हो गया, पी एस। एक बात बताओ, वेपर प्रेशर बढ़ा या घटा? जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर बढ़ा या घटा, घटा। तो इट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले कितना था, बोलो पहले कितना था, पी ए नॉट, बाद में कितना बना, पी एस। तो कितना लोअर हुआ, कितना लोअर हुआ, पी ए नॉट माइनस पी एस, ज्यादा माइनस कम, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं 100 मार्क्स का मान लो टेस्ट है, 100 मार्क्स का अतिशयन टेस्ट दिया, पहले टेस्ट में आए 80 मार्क्स, पहले टेस्ट में आ गए 80 मार्क्स, ठीक है। अगला भी 100 का ही दिया, अगले में आए 60, और मेहनत करी 60, ठीक है। कितने लोअर हुए मार्क्स, 20, 80 माइनस 60, 80 माइनस 60, ये लोअरिंग इन मार्क्स है। अब मेरी बात सुनो, ये तो समझ में आ गया सर, ये तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, लेकिन जब पी ए नोट से डिवाइड कर रहा है ये क्या बन गया? अगर मैं किसी से पूछूं अतिशय के रिलेटिव लोअरिंग बताओ कितने की हुई है, तो रिलेटिव लोअरिंग कितने की हुई है, 80 माइनस 60, ये तो लोअरिंग हुई है। अच्छा, कहां से नंबर घटने शुरू हुए, 80, कहां से घटने शुरू हुए, 80। तो 80 माइनस 60 अपॉन 80, इट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन मार्क्स, इट इज रिलेटिव लोअरिंग इन मार्क्स। उसी प्रकार प्रेशर घटना कहां से शुरू हुआ, पी ए नॉट या पी एस, पी ए नॉट। तो देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा इनिशियल प्रेशर से, इनिशियल वेपर प्रेशर से, तो ये क्या आएगा बताओ, अब ये क्या आएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जो बड़ा सा टर्म लिखा है, जो ये बड़ा सा टर्म लिखा है, ये दोस्तों क्या है, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ध्यान से सुनना, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ठीक है। इतना लिखा। अब देखो काई बी जो है, काई बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्यूट। काई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर काई बी का एक्सप्रेशन लिखना है तो बताओ ऊपर क्या आएगा, ऊपर काई बी का एक्सप्रेशन लिखना है, ऊपर क्या आएगा, ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे टोटल मोल्स, नीचे आएगा टोटल मोल्स, नीचे आएगा टोटल मोल्स। अब सुनो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बराबर है। मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो, मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ सोल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करे, जो सोल्यूट के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उसे क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या मैं कह सकता हूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दोबारा से, क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसे बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट मींस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं है। पता क्यों? इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? ए के सोल्वेंट के मोल फ्रैक्शन या सोल्यूट के? सोल्वेंट के, है ना? ये कुछ नहीं है, ये कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होती है? जो सिर्फ किस पे डिपेंड करे? सोल्यूट के मोल्स, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सोल्यूट के मोल्स। ये तो सोल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो पीएस इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो सिर्फ वो होती है जो सोल्यूट के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां ना एक दिक्कत भी है, पता है क्या? एक हल्की सी दिक्कत है, ध्यान सुनना। जैसे हम मोल फ्रैक्शन निकलते हैं, जैसे बी का मोल फ्रैक्शन मैंने लिखा, मैंने बी का मोल फ्रैक्शन निकला। बी का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होते हैं? Na प्लस एनबी। सुनो सुनो, Na प्लस एनबी, टोटल मोल्स तो Na प्लस एनबी होगी। क्या सच में मैं इधर बोल सकता हूं ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का भी एनबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्या बोल सकता हूं डायरेक्टली? नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर में भी क्या है? एनबी। ठीक है, जैसे मान लो y बराबर है x अपॉन 2 प्लस एक्स। क्या मैं इधर बोल सकता हूं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x? नहीं। अरे नीचे भी तो x है, नीचे भी तो x है। लेकिन पता लग गया कहीं से ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ सोल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करेगी, ये सिर्फ सोल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करेगी। क्या मैं इसको हटा सकता हूं? एक शर्त पर हटा सकता हूं। पता है किस पर? जब ए के मोल्स तो हों बहुत ज्यादा और बी के मोल्स हों बिल्कुल खत्म। मान लो ए के मोल्स हों 100, बी के मोल्स हों 0.1। जब एनबी एनए से बहुत कम होगा, ध्यान से सुनो, जब एनबी एनए से बहुत कम होगा तो Na प्लस एनबी लगभग किसके बराबर होगा? Na। जब एनबी एनए से बहुत कम होगा, जब एनबी एनए से बहुत कम होगा तो Na प्लस एनबी लगभग Na के बराबर होगा। उस शर्त पर, ध्यान से सुनना, उस शर्त पर दोस्तों मैं इस एनबी को हटा सकता हूं और इसको हटना पड़ेगा। अगर मैं इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहा हूं तो इसको हटना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कब होता है कि सोल्यूट सोलवेंट के रिस्पेक्ट में बहुत 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 कम? ऐसा कौन से सॉल्यूशन में होगा? कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट बहुत 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 कम है, ऐसा कौन से सॉल्यूशन में होगा? कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट? डाइल्यूट। डाइल्यूट में सोल्यूट बहुत कम होगा। इसको अगर हटाना है ना तो मुझे डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए। और ऐसा दोस्तों लिखा भी जाता है किताबों में कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। ध्यान से सुनना, क्या लिखा जाता है? जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है तो डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स लिखने की बजाय आप सिर्फ Na लिख दो, सोलवेंट के मोल्स, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। टोटल मोल्स लिखने की बजाय, टोटल मोल्स लिखने की बजाय आप सिर्फ सोलवेंट के मोल्स लिख दो। टोटल मोल्स लिखने की बजाय आप सिर्फ सोलवेंट के मोल्स लिख दो। टोटल मोल्स लिखने की बजाय आप सिर्फ सोलवेंट के मोल्स लिख दो। क्लियर है? तो याद रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, नॉट ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये फिर डेफिनेशन है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इनटू प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालता हूं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन, दिस इज कॉल्ड
lowering in, relative lowering in vapor pressure. अगला, अच्छा कोई बताएगा इधर ध्यान से सोच समझ के, ये रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है? किसके बराबर है? मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वही लिखा है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पता है किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, हमेशा आपको ये फॉर्मूला रटा चटा होना चाहिए। बताओ व्हाट इज पी ए नोट माइनस पी एस? lowering in vapor pressure. What is PA naught minus PS upon PA naught? Relative lowering in vapor pressure. What is chi b? Mole fraction of solute. तो relative lowering in vapor pressure mole fraction of solute के बराबर है। अच्छा, what is PA naught? Vapor pressure of pure solvent, pure A, या तो vapor pressure of pure solvent, ऐसे रट लो, vapor pressure of pure solvent A, vapor pressure of pure solvent A. What is PS? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल दूंगा तो जो भी वेपर प्रेशर होगा उसे बोलूंगा पीएस। क्लियर है? समय दूंगा, उतारिए, एक एक दो दो मिनट का वक्त दूंगा हर स्लाइड पे, उतारते चलिए। उतारते चलिए। ये मॉनसून वाली बारिश नहीं थी ना, ये तो वैसे ही थी, अभी 3-4 दिन की बधाई थी। फिर बहुत दुख हुआ होगा लोगों को जब बारिश हो गई और आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, इधर नहीं आ पाए, तो बहुत दुख हुआ होगा आपको, क्या नहीं? ऐसा अबे मतलब अंदर से दुख होता ना, क्लास मिस हो जाती है ये हैं? दक्ष तो अरे अंदर से अगर होता है, अगर आपका पढ़ाई की तरफ थोड़ा भी आकर्षण है ना तो आपको दुख होगा ही होगा, और अगर आप पढ़ाई से भागते हो ना तो आपको खुशी भी हुई होगी। ये बरसात कौन सा देव लाता है? हैं? इंद्रदेव। उन्होंने इंद्रदेव के आगे प्रसाद भी चढ़ाया होगा कि ऐसी बारिश हर रोज कर। स्कूल की छुट्टी होती थी ना तो खुशी तो होती थी हमें भी बचपन में, मैं सही बता रहा हूँ। ऐसा होता था बहुत बारिश होगी, बहुत बारिश होगी, स्कूल बस आई नहीं, फिर पता नहीं एकदम से डीसी के ऑर्डर निकल जाते थे कि भाई बारिश के कारण 2 दिन की छुट्टी रहेगी। ठीक है, वो अलग ही खुशी होती थी। 8 बजे की बस होती थी, 8:30-9 बजे तक वेट करते थे हम, 9 बजे तक भी वेट करते थे। फिर कहीं से पता लगता था, कोई स्कूल टीचर होती थी, उनके बच्चे से, फिर उनके फ्रेंड से ऐसे खबर आती थी। उस टाइम पे मोबाइल ज़्यादा चलते नहीं थे ऐसे इधर उधर, आजकल तो व्हाट्सएप पे आ जाता है यार, कहीं भी देख लो पता लग जाता है। उस टाइम पे तो हमें, सही बता रहा हूँ, 8 बजे की बस है और 9:15 9:30 बजे पता लगता था चलो भाई छुट्टी हो गई। फिर आराम से कपड़े वपड़े निकाल के सोते थे। ठीक है, ये होता था। उतारिए। और आजकल के क्या बच्चों को खुद फ्रीडम दे रखी है छुट्टी लेने की, घर वालों ने। कुछ भी हल्का सा कह देंगे, सिर में दर्द है, फीवर है, घर वाले तक कोई बात नहीं, रेस्ट कर ले। हमारे टाइम पे तो कुछ जो बेकार लोग होते थे ना क्लास में, वो क्या करते थे, वो जानकर खुद बीमार होते थे। जैसे पता नहीं इधर प्याज डाल लिया पता नहीं वो क्या करते थे, बॉडी का टेम्परेचर घटा, ऐसे बीमार होते थे जान के। हाँ, बढ़ जाता तो फिर फीवर हो जाता है, फिर ऐसे हाथ लगाते थे, घर वाले कहते थे ये तो बहुत हाई फीवर है, छुट्टी। बहुत लोगों ने ऐसे करा है। आजकल तो यह बंद हो गया, ये सब हरकत करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आ रहा है समझ? थोड़ा सा क्या है, आप ना अभी मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, 1 शॉट का ये जितना भी हुआ है 2-2.5 घंटे में उसमें कवर कर रखा है, एक बार जाके देख लेना। ठीक है, सिंक्रोनाइज हो जाएगा लेक्चर के साथ। उतारिए उतारिए।
क्या कह रहा है? दक्ष क्यों नहीं आ रहा? अबे कितनी शादी करेंगे उसके फादर? क्यों बदनाम कर रहे हो किसी को? इधर नहीं चलता, इधर सोनीपत साइड हो गया, हरियाणा कल्चर में ऐसे चलता नहीं है कि किसी के पापा की दूसरी शादी भी हो रही है, ठीक है? ऐसा फॉरेन कंट्रीज में तो होता है। उतारो उतारो। उतारिए सब। आपको समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा थोड़ा या सारा? सारा आ रहा है। बस बगल में उतारो। चलिए बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। सामने देखिए सब। देखो क्या कह रहा है, इसकी बात सुनना। वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सोल्वेंट कौन है? पानी। एक्वस का मतलब है सोल्वेंट पानी। 5%, 5%, चलिए 5%, 5% मतलब समझ जाओ, हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी परसेंटेज वाली, हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी परसेंटेज वाली, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आगे वेपर प्रेशर पता कितना आया? जब वो 5% सोल्यूट मैंने डाला और वो सॉल्यूशन बनाया 5% वाला, तो वेपर प्रेशर मुझे मिला 745 mmHg एट 373 केल्विन। अगर मैं प्योर सोल्वेंट पानी की बात करूं, अगर मैं प्योर सोल्वेंट पानी की बात करूं तो बताओगे 373 केल्विन एक स्पेशल टेम्परेचर होता है। पानी का ये क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट? अच्छा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में बता दो। डिग्री सेल्सियस 100, केल्विन में निकालना है। केल्विन में निकाल रहा है तो 100 में क्या ऐड करते हैं? 273, केल्विन में आ जाएगा 373। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और अभी आप पढ़कर आए थे बॉइलिंग पॉइंट की टेक्निकल डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? 1 atm। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? 1 atm। देखो आपको पुरानी बातें पता, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, एक ऐसा तापमान जिस पे लिक्विड बॉइल होना शुरू हो जाए। लेकिन असल में वो बॉइल होना कब शुरू होता है? जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो। तो अगर मैं सारी की सारी बात अपनी इस तापमान पे कर रहा हूं, अगर मैं सारी की सारी बात इस तापमान पे कर रहा हूं, इस तापमान पे कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। इस तापमान पर प्योर सोल्वेंट पानी का वेपर प्रेशर क्या होगा?
1 एटीएम। लेकिन यहाँ प्रेशर एटीएम में नहीं दे रखे, यहाँ प्रेशर किस में दे रखे? mmHg। कोई बता सकता है एक एटीएम में कितने mmHg होते हैं? अरे फिजिक्स का लिक्विड चैप्टर याद करो, एक एटीएम में कितने mmHg होते हैं? क्या बात कर रहे हो यार, अबे ऐसे मत बोल, फिजिक्स मैजिशियन सर ने पढ़ा है, ध्यान से सुनो। अगर मरकरी की हाइट की फॉर्म में भी, मरकरी की हाइट की फॉर्म में भी हम प्रेशर निकाल सकते हैं, मरकरी की हाइट की फॉर्म में भी हम प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर मैं मरकरी का 760 mm हाइट ले लूं, 760 mm हाइट, 760 mm हाइट नीचे चला जाऊं तो मुझे पता है कितना मिलेगा? 1 एटीएम। 1 एटीएम प्रेशर फील होगा। जैसे इस पानी के अंदर, इस पानी के अंदर मैं नीचे जाऊंगा तो बताओ प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज या इंक्रीज? प्रेशर इंक्रीज होगा। ऐसे ही मैं मरकरी के अंदर जाऊंगा, मरकरी लिक्विड के अंदर जाऊंगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। एक एटीएम अगर मैं प्रेशर पाना चाहता हूं तो पता है मुझे मरकरी के कितने नीचे जाना पड़ेगा? 760 mm। तो सुनो ध्यान से, एक एटीएम किसके इक्विवेलेंट है? 760 mmHg। एक एटीएम 760 mmHg। यह प्योर पानी का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतने पर। लेकिन आपने अब क्या डाल दिया इसके अंदर? आपने इसके अंदर 5% एक्वा सॉल्यूशन बनाया, तो आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? सोल्यूट। अरे वाटर तो पहले ही है। आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? तो बताओ सोल्यूट डालने के बाद वेपर प्रेशर बढ़ता है या घटता है? अभी टॉपिक पढ़कर आए थे क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो 760 से घटेगा, 760 से घटेगा, पता कितना हो गया? 745। ये 745 किसका वेपर प्रेशर है? प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन। घटने के बाद हो गया 745, घटने के बाद हो गया दोस्तों 745। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब मान लो ये जो परसेंटेज आपको दे रखा है, ये आपको वेट बाय वेट दे रखा है, ये आपको वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है। कोई मुझे बता सकता है अगर ये वेट बाय वेट परसेंटेज है, अगर ये वेट बाय वेट परसेंटेज है, ध्यान सुनना, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाऊं, कितने ग्राम का? 100, तो उसके अंदर सोल्यूट के कितने ग्राम होंगे? 5। तो सुनो, 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट, सुनते रहना, 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब है। यार ये सब पढ़कर ना फील आ रही है कि इसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा। मुझे प्योर पानी का पता है, सॉल्यूशन का दे रखा है, मुझे फील आ गई ये सवाल अगर सोल्व होगा ना, ये सवाल सोल्व होगा तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लगाने से ही होगा। ठीक है, क्या निकालना है? क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सुनो, मैंने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला PA0 माइनस PS अपॉन PA0। सुनना अब आगे, आगे मैं लिखता हूं काई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा इसके आगे क्या लिखूं? 5% सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड? डाइल्यूट। तो अगर डाइल्यूट है तो देखो काई क्या लिखूंगा? ऊपर NB, नीचे क्या लिखूं? टोटल मोल्स या सिर्फ सॉल्वेंट के मोल्स? सॉल्वेंट के मोल्स। सॉल्यूट इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है, टोटल मोल्स छोड़ के सॉल्वेंट के मोल्स लिख दो। अब बिल्कुल ध्यान से, ये इसके बराबर है। ठीक है, पता ना प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना? प्योर सॉल्वेंट का कितना? 760। प्योर पानी का 760। अच्छा सॉल्यूशन का कितना? 745। सॉल्यूशन का 745। नीचे फिर से प्योर सॉल्वेंट का कितना? 760। अब सुनो एक बात बताना, मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास किस कौन सी टर्म के अंदर छिपा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सुनो बिल्कुल ध्यान से,
लेट मैं मान लेता हूं सोल्यूट का मोलिकुलर मास कैपिटल एम है, सोल्यूट का मोलिकुलर मास कैपिटल एम है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सोल्यूट के मोल्स लिखने हैं। क्या सोल्यूट का मास पता है? इसको सिंपल मान लो, क्या सोल्यूट का मास पता है कितना है? 5। अच्छा, मोल्स को कैसे लिखते हो? मोल्स को कैसे लिखते हो? मास अपॉन मोलर मास। क्लियर? मास अपॉन मोलर मास। अब इधर आ जाओ, सॉल्वेंट के मोल्स। सर सॉल्वेंट के मोल्स लिखने हैं। क्या सॉल्वेंट का मास मालूम है कितना? 95। वेरी गुड। ये किसका मास है? ये किसका है? सॉल्यूशन। ये सोल्यूट का मास और ये सॉल्यूशन का मास। अगर सॉल्यूशन में से सोल्यूट का मास माइनस करूं तो किसका मास आएगा? सॉल्वेंट। तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, इधर कर, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 5 दोस्तों 95 ग्राम। अब सुनो, वैसे ये सॉल्वेंट पता है कौन है? कौन है? पानी। अब सॉल्वेंट का मास आ गया, मुझे सॉल्वेंट के मोल्स निकले हैं। तो बताओ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मास कितना? 95। मोलर मास कौन बताएगा? पानी का मोलर मास 18। सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है पानी का मोलर मास 18 है। अब देखो 760 माइनस 745 15, 15 अपॉन 760, ठीक है। 5 अपॉन m 95 अपॉन 18। अब इधर आ जाओ, 5 को कहां ले जाओ? 5 राइट में नीचे है, 5 को इधर कहां ले जाओगे? ऊपर। अरे 5 राइट में नीचे है, 5 को ऊपर ले जाओ। ले गया ऊपर, ले गया ऊपर। अब चलो 760 ऊपर, 5 नीचे, ठीक है। 760 ऊपर, ये 15 नीचे, 5 ऊपर ही रहेगा, 95 नीचे ही रहेगा, और 18 डिनोमिनेटर के 18 नीचे है, 16 के कहेगा ऊपर, ऊपर। अब इसको सोल्व करना है। देखो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। 1 3 18 अपॉन 3, 18 अपॉन 3 6, 6। ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू लगभग 48 के बराबर आएगी, 48 ग्राम। ये वैल्यू लगभग 48 ग्राम आएगी। तो बताओ सॉल्यूट का मोलर मास कितना है? 48। कौन सा उत्तर? बी, 48 ग्राम, ठीक है। बस इसमें ना एक इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन सुनो। 373 आपने पकड़ लिया, क्या कि ये क्या है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट, और इस पे वेपर प्रेशर क्या होगा? 1 atm। 1 atm mmHg में कितना होगा? 760। पहला पॉइंट ये जो की पॉइंट है, जो दिमाग में फिट होना चाहिए। दूसरा भाई साहब, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, तो काईबी को क्या लिखोगे? NB अपॉन NT या NB अपॉन NA? NB अपॉन NA। ये अप्रोक्सीमेशन होता है, लेकिन अगर ये इस्तेमाल नहीं करते ना तो कैलकुलेशन इतनी मुश्किल बन जाती है, इतनी मुश्किल बन जाती है कि आप जैसे लोग सोल्व ही नहीं कर पाओगे, सही में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन को आसान करने का भी तरीका है। क्लियर है? आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं। थैंक यू।